Hello and welcome again to my YouTube channel Python with Sir जी। आशा करता हूँ जो आपने मेरा पिछला वीडियो सुना होगा उसमें आपको पाइथन के फंक्शंस के बारे में पता चल गया होगा, पाइथन के फंक्शंस की कैटेगरीज के बारे में पता चला होगा। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के लिए सिंटैक्स क्या होगा, डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, फंक्शन की डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा और फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ये आपने सीखा होगा। उसके बाद कुछ मैंने प्रोग्राम्स बताए थे, सिंपल प्रोग्राम को पाइथन के फंक्शन के थ्रू कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके मैंने एग्जांपल्स दिए थे। 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, उसके बाद इवन ऑड नंबर को चेक करने का प्रोग्राम भी हमने फंक्शन के थ्रू बनाया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पाइथन के फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न क्या होते हैं। तो मैंने एक सिंपल वे में बताया था कि जो भी इनपुट वैल्यूज़ हम पास करते हैं फंक्शन के साथ उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और जो आउटपुट की फॉर्म में फंक्शन रिटर्न करता है या कोई वैल्यू हमको रिटर्न की फॉर्म में मिलती है उसको हम बोलते हैं रिटर्न। इसके ऊपर भी हमने सेम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था 2 नंबर को ऐड करने का, क्योंकि वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ने के लिए आसान भाषा में हमने इसका यूज़ किया था। इसके बाद आर्ग्यूमेंट और रिटर्न के बाद अब हम बात करते हैं आज टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। आशा करता हूँ आपने पिछला वीडियो सुना होगा, समझा होगा, और अगर नहीं सुना है तो पहले पिछला वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर्ग्यूमेंट के ऊपर आइएगा तो आपके लिए इजी रहेगा। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। फर्स्ट इज पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, सेकंड इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एंड थर्ड इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और वी कैन से नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट से। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग द आर्ग्यूमेंट्स थ्रू फंक्शन, राइट, एंड the basic and foremost important point is the sequence must be followed. For example, if you are passing 2 arguments, I am taking the example, see here, this is the function called add, and here we are passing 2 arguments 4 and 5. Now during the definition of this function, this 4 will be passed to A and this 5 will be passed to B. मतलब अगर हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमको 2 पैरामीटर लेने पड़ेंगे। दिस इज द सीक्वेंस विच वी हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके 2 छोटे भाई बहन हैं और आप बाज़ार से अगर चॉकलेट लेंगे तो अगर घर में 2 पैरामीटर्स हैं, एक चिंकू और एक पिंकू, तो आप दोनों के लिए 2 चॉकलेट्स लेंगे। यू विल बाई 2 चॉकलेट्स फॉर योर 2 सिबलिंग्स, राइट, 1 फॉर चिंकू एंड सेकंड 1 फॉर पिंकू या पिंकी, जो भी है। सो ये बिल्कुल सिंपल है, पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर अगेन हैविंग अ फंक्शन प्रोग्राम टू ऐड 2 numbers. First number is 4 and second is 5. These are the arguments and the function name is add. So we will call this function with this name add and will pass 2 arguments 4 and 5. 4 और 5 दोनों आर्ग्यूमेंट्स हमने पास कर दिए। अब फंक्शन कॉल है तो कहाँ जाएगा, ये अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा। डेफिनेशन देखेगा सेम नाम की है, बिल्कुल सेम नाम की है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को पास कर देगा ए में और सेकंड आर्ग्यूमेंट 5 को पास कर देगा बी में। सी क्या करेगा, सी ए और बी का सम करेगा, डेट इज 4 + 5 = 9, और हमारा आउटपुट सी की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, डेट इज 9, राइट। सो बेसिक चीज क्या हुई पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स में कि व्हेन वी आर पासिंग वैल्यूज थ्रू अ फंक्शन we must follow a sequence, we must follow the positions, right.
Now coming to the second one, that is, just a minute, I am just changing the slide. Now the second is default argument. Now we have to consider this argument with the help of one real life example. For example, आपकी पॉकेट में 5 रुपए हैं, ठीक है, आपकी पॉकेट में 5 रुपए हैं, ठीक है। अब आपके पिताजी ने आपको घर से चलते टाइम 10 रुपए और दे दिए खर्ची के लिए, तो क्या आप अपने पॉकेट के खर्च करोगे या फिर जो पापा ने पैसे दिए पहले उनको खर्च करोगे? तो ऑब्वियसली जो घर से पैसे मिले हैं मैं पहले उनको खर्च करूंगा, राइट। इन केस अगर आपके फादर ये 10 रुपीज़ नहीं देते हैं तो अब आप क्या करोगे? ज़रूरत पड़ने पर अपनी पॉकेट के 5 रुपये खर्च कर लोगे। तो इसका मतलब दीज 5 रुपीज़ विच इज़ इन योर पॉकेट इज़ डिफ़ॉल्ट, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट। अब हम समझेंगे कि हमें ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट से हमारा काम चल जाता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया था उसमें चिंकू और पिंकी का, कि भाई घर पे गए तो हम 2 चॉकलेट लेकर गए और दोनों जो हमारे सिबलिंग्स थे उनको हमने एक एक चॉकलेट दे दी। अब क्या होगा अगर मैं पिछला सिनेरियो कंसीडर करूं, घर पे 2 सिबलिंग्स हैं और अगर मैं एक चॉकलेट लेकर जाता तो घर पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, दोनों में से एक बच्चा रोने लगता। अगर मैं पिछले प्रोग्राम को कंसीडर करता हूं, इस प्रोग्राम में अगर मैंने या तो एक आर्ग्यूमेंट कम पास करा या फिर एक पैरामीटर कम ले लिया। फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट्स लिए मैंने 4 और 5 और पैरामीटर लिया केवल मैंने a, तो इस केस में ये प्रोग्राम एरर क्रिएट करेगा, दिस प्रोग्राम विल नॉट रन। सेकंड सिनेरियो में अगर मैंने आर्ग्यूमेंट 1 लिया और पैरामीटर a और b दोनों ले लिए, उस केस में भी ये प्रोग्राम मेरा एरर जनरेट करेगा, मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि भाई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमारा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। वी विल talk about the theory of default argument. So in default argument we pass the values through functions, right? In case if we do not pass the value during the function call and if a default value is assigned in advance, then the default value will be taken for the input, right? तो मैं हिंदी में बता देता हूँ एक बार आपको। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसी के ऊपर बेस है कि आपकी पॉकेट में 5 रुपये पहले से हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको 10 रुपये और दे दिए, तो आप क्या करेंगे कि उन 10 रुपये को पहले खर्च करेंगे, पॉकेट के खर्च नहीं करेंगे, राइट? इन केस अगर आपके पेरेंट्स ने वो 10 रुपये आपको नहीं दिए तो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट मनी है 5 रुपीज़, ज़रूरत पड़ने पर आप उसको खर्च करेंगे। अब इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। वही किया है मैंने, डेफिनेशन के अंदर ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें a एक पैरामीटर है और b = 5 मेरा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, राइट? b की वैल्यू 5 पहले से डिसाइडेड है। अब देखिए क्या होगा, मैंने पहला सिनेरियो लिया, फंक्शन कॉल करा ऐड और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट मैंने पास करा 10। अब होगा क्या, जैसे ही ऐड फंक्शन कॉल होगा ये अपनी डेफिनेशन के पास जाएगा, डेफिनेशन के पास जाने के बाद ये a को असाइन कर देगा 10 और b के पास कोई भी वैल्यू नहीं पास करेगा, यानी कि b की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 5 वो कंसीडर होगी। अब c में क्या होगा, c = a + b के केस में आपका क्या होगा, a की वैल्यू है 10, b की है 5, इसका मतलब c हो जाएगा आपका 15
15 होने के बाद जब आप प्रिंट करेंगे तो एडिशन की वैल्यू 15 प्रिंट हो जाएगी और फंक्शन डेफिनेशन से काम ख़त्म करने के बाद जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ वापस आएगा। वापस आने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अब जब नेक्स्ट लाइन में गया, अब क्या होगा, यहाँ से ये आया, अपना प्रिंट करने के बाद वापस आया। वापस आने के बाद ये अपनी नेक्स्ट लाइन में गया। नेक्स्ट लाइन में इसे दोबारा सेम फंक्शन कॉल मिली ऐड, तो ये डेफिनेशन के पास जाएगा। 10 विल बी असाइंड टू ए, नाउ 20 विल बी असाइंड टू बी। नाउ if we add a plus b, now we will get the sum of a plus b which will be equals to 30। तो पहले केस में हमारा आउटपुट आएगा 15 और सेकंड केस में हमारा आउटपुट आएगा 30। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, राइट। बस इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि अगर एक बार आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया तो बाद के जितने भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो सब डिफ़ॉल्ट होंगे, राइट। दिस इज़ द रूल। अब देखिए, इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो चिंकू और पिंकी हमारे घर के दो बच्चे हैं, ठीक है। जब हम उनसे मिलने घर पर गए तो वहाँ पर कुछ पड़ोसी के बच्चे और थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल XY, दो बच्चे पड़ोसी के थे, राइट। अब क्या होता है कि चलते टाइम विदाई दी जाती है, ठीक। मान लो Y जो पड़ोसी का बच्चा था वो चला गया मगर X नहीं गया। अब आपने चिंकू को दिए 10 रुपये, राइट। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पिंकू और X को भी पैसे ना दें। अब आपको पिंकू और X को भी कुछ ना कुछ अमाउंट देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बदनामी हो जाएगी। अब अगर इसको प्रोग्राम के टर्म्स में देखें तो प्रोग्राम के टर्म्स में से क्या होगा, इधर देखो आप, दो सिनेरियो हैं। पहला एग्जांपल देखिए आप, ए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। जो भी वैल्यू पास होगी फंक्शन कॉल के टाइम पर वो ए को असाइन हो जाएगी। अब बी को मैंने 5 दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सी की कुछ ना कुछ वैल्यू ना दूं, क्योंकि अगर एक बार मैंने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देने स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे सब डिफ़ॉल्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर डी भी होता तो वी हैव टू पास सम वैल्यू टू डी, फॉर एग्जाम्पल 7, राइट। सो वंस वी assign an argument as default, then rest of the arguments after this must also be default. This is the rule which we have to follow. Now coming to the second example, we have A, that's okay. Then we have a default argument B equals to 5. यहाँ तक सब कुछ सही है। अब मैंने क्या काम करा, C को डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया, जबकि रूल क्या कहता है, अगर एक बार आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बनाने चालू कर दिए तो उसके बाद के बाकी सब डिफ़ॉल्ट होंगे। तो इस केस में ये वाला आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। इस केस में आपके प्रोग्राम में एरर आएगी, राइट। सो वी हैव टू कंसीडर द रूल व्हाइल वी आर असाइनिंग द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब बात करते हैं अपने थर्ड टाइप के ऊपर, दैट इज कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड और नेम्ड का मतलब है अब हम नाम से बुलाएंगे। पिछले वाले ही एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चिंकू पिंकू दो अपने बच्चे हैं, ठीक है। एक X और एक Y पड़ोसी के बच्चे हैं। अब विदाई का टाइम आया तो मैं क्या करूँगा, एक अलग कमरे में जाऊँगा। पहले कॉल करूँगा चिंकू या पिंकू, किसी एक को कॉल कर लूँगा और उसे जो विदाई देनी है 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये वो मैं दे दूँगा। फिर मैं दूसरे बच्चे को कॉल करूँगा, उसे जो विदाई देनी है उसको दे दूँगा चुपचाप अकेले में, क्योंकि यहाँ पर मैं नाम से बुला रहा हूँ। अब नाम से बुला रहा हूँ तो मुझे सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बुरा मान जाएगा, क्योंकि अब मैं नाम से या फिर उनको अलग बुलाकर ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा मन करेगा तो मैं X को बुलाऊंगा और उसको पास करूँगा, और अगर Y को नहीं बुलाऊंगा तो उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा और Y को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब मैं बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के एक प्रोग्राम की। सो कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, इन विच
sequence is not followed because we are using the concept of naming. We are using the concept of naming. नाम से हम बुलाएंगे, ठीक। तो अब सबसे पहले एक इंटरेस्ट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, उसकी डेफिनेशन बनाई, जिसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो मुझे 3 इनपुट चाहिए होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक रेट और एक टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मैंने P ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने R ले लिया और टाइम के लिए मैंने T ले लिया। फॉर्मूला बनाया इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और उसको हम प्रिंट कर देंगे, राइट। अब देखिए होगा क्या। सबसे पहले अगर इस प्रोग्राम को मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू बनाता या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता। अगर ऊपर PRT लिया गया है तो यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता। P की वैल्यू 500, रेट 5% के इंटरेस्ट से, और 2 मेरा 2 ईयर्स का टाइम हो गया। तो इंटरेस्ट जैसे ही कॉल होगा तो इट विल गो टू इट्स डेफिनेशन पार्ट। 500 will be allotted to P, 5 will be allotted to R and 2 will be allotted to T। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स में सीक्वेंस आपका फॉलो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर R की वैल्यू P में और P की वैल्यू अगर R में हमने स्वैप कर दी तो हमारा आउटपुट पूरा गलत हो जाएगा। अब क्या होगा, इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा और उस इंटरेस्ट को हम प्रिंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 500 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100, तो इंटरेस्ट हमारा आएगा 50.0। पाइथन में याद रखना, जब भी हम डिवीज़न कर लेते हैं तो हमारा जो क्लास 1 कर आती है फाइनल आउटपुट की, वो हमेशा आपकी आती है डेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आता है आपका, फ्लोट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इसको हम करते हैं आपका नेम्ड या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से। सपोज इस बार जो मैंने फंक्शन कॉल करा तो उसमें मैंने बता दिया कि T इक्वल्स टू 2 होगा, P इक्वल्स टू 500 होगा और R की वैल्यू होगी 5। अब आप देखिए P फर्स्ट नंबर पर आ रहा है डेफिनेशन में, R सेकंड नंबर पर आ रहा है और T थर्ड नंबर पर आ रहा है। जबकि जब मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास करे तो T फर्स्ट नंबर पर है, P सेकंड नंबर पर है और R आपका थर्ड नंबर पर है। इट मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग द पोजिशंस इन केस ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही ये इंटरेस्ट फंक्शन कॉल होगा इट विल गो टू इट्स डेफिनेशन। T की वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी T को, P की वैल्यू 500 असाइन हो जाएगी P को एंड R की वैल्यू 5 असाइन हो जाएगी R को। So here we are not using the position, here we are using the name, right? Now again the formula will be used, P into R into T upon 100, the output will be 50.0 and that output will be printed inside the function, and after completing the task it will come to its function call and it will go to next line is blank, it means the program will be terminated, right? So this is the concept of keyword arguments. Hope आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो मैं उस क्वेरी को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। अब हम बात करेंगे साहब स्कोप क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप किसी एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप वहाँ के लीडर बन गए। अगर आप लीडर बन गए तो आपको स्कूल के अंदर सब लोग पहचानने लगेंगे। एवरीबडी विल नो, फॉर एग्जाम्पल द लीडर इज राम, सो एवरीबडी विल बी नोइंग राम एज लीडर। लेकिन अगर आप स्कूल से बाहर निकल आए और किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। क्यों? क्योंकि आपका स्कोप क्या है, केवल स्कूल तक है। यानी कि आपका स्कोप जो होगा वो बिल्कुल लोकल होगा। आपका स्कोप क्या होगा? लोकल होगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड सिनेरियो क्या होगा कि मान लीजिए आप बड़ी क्लास में हैं और आपने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। यूनिवर्सिटी में अब जो राम है वो यूनिवर्सिटी के लीडर हो गए। अब यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस भी आते हैं, तो राम इज द लीडर इन यूनिवर्सिटी। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस होंगे
उसके अंदर राम को जाना जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज होंगे उसमें राम को जाना जाएगा, क्योंकि कॉलेज जो हैं वो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। तो यूनिवर्सिटी के लीडर को कॉलेज के लड़के जानेंगे। तो ये जो स्कोप होगा इसको मैं कहूँगा एनक्लोज्ड स्कोप। एनक्लोज्ड मतलब आप किसी से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए लोग आपको पहचानते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की। तो ग्लोबल स्कोप में आप समझिए कि आप किसी शहर में रहते हैं और वहाँ पर आपने इलेक्शन लड़ना स्टार्ट कर दिया, और वो इलेक्शन अगर आप जीत जाते हैं तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ के नेताजी बन गए अब शहर के। तो शहर के अंदर चाहे तो कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, हर कोई आपको पहचानेगा, यानी कि आपका जो स्कोप होगा वो ग्लोबल हो जाएगा। अब ये एक छोटा सा कोड स्निपेट लिखा हुआ है, इससे मैं आपको इन तीनों को क्लियर कर देता हूँ। लोकल होगा ये वाला सबसे लास्ट में। इनर जो लूप है ये आपका यहाँ पर जो मैंने x वेरिएबल क्रिएट किया है x इक्वल्स टू 2, ये होगा लोकल। इसका स्कोप केवल इस डेफिनेशन के अंदर तक रहेगा, ये हम इसके बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे कि एक आउटर करके फंक्शन बना हुआ है और इसके अंदर आपका क्या है, ये इनर है, राइट। तो आउटर में जो मैंने x की वैल्यू 1 ली है वो मेरी एक्सेस होगी या तो इस आउटर के अंदर या फिर उसे यूज़ कर सकता है आपका ये इनर वाला फंक्शन। तो ये जो इनर वाला फंक्शन है ये आउटर के लिए एनक्लोज्ड स्कोप हो जाएगा, राइट। नाउ अब अगर मैंने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में या आप कहें कि आइडियली में बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से अगर किसी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो स्कोप होता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब प्रोग्राम में आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, इनर आउटर कहीं से भी ये आपका एक्सेस हो जाएगा। तो इस वेरिएबल x को मैं कहूँगा x इक्वल्स टू 0 को मैं कहूँगा ग्लोबल वेरिएबल, राइट। x इक्वल्स टू 1 को मैं कह दूंगा कि साहब इसका जो स्कोप होगा वो एनक्लोज्ड होगा, मतलब इसको मैं अंदर इनर वाली डेफिनेशन में भी यूज़ कर सकता हूँ। और x की वैल्यू जो 2 है इसका जो स्कोप होगा वो लोकल होगा, राइट। तो ये था। अब एक बचा आपका बिल्ट इन। तो बिल्ट इन मैं बता देता हूँ आपको। बिल्ट इन बहुत सिंपल है। पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको मैं प्रोग्राम में कहीं पर भी कॉल कर सकता हूँ और उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत भी नहीं हो सकती है, उनको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपका स्कोप होगा वो होगा आपका बिल्ट इन का। अब इनको एक एक करके मैं थोड़ा थ्योरी में भी आपको बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। एक तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो याद रखना, LEGB। अगर स्कोप की बात आए तो सबसे कम स्कोप होगा लोकल का, उसके बाद होगा एनक्लोज्ड, फिर होगा ग्लोबल और फिर होगा आपका बिल्ट इन। तो LEG लैग बी, आपने देखो ना क्रिकेट में लैग बाई दे देते हैं, तो याद रखना लैग बाई। L फॉर लोकल, E फॉर एनक्लोज्ड, G फॉर ग्लोबल एंड B फॉर बिल्ट इन। क्लियर? तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये जितना भी मैंने आपको बताया वो आपकी इसकी थ्योरी है। जैसे कि नॉट ऑल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। सारे वेरिएबल कहीं पर भी प्रोग्राम के अंदर एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। जहाँ पर उस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ वो उसका स्कोप कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी डेफिनेशन के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया है तो उसका स्कोप उस डेफिनेशन, उस फंक्शन के अंदर तक ही रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि साहब इसके LEGB रूल के ऊपर काम करते हैं। L फॉर लोकल सबसे कम स्कोप होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा स्कोप होगा एनक्लोज्ड का, उसके बाद ज़्यादा स्कोप होगा ग्लोबल का और सबसे ज़्यादा होगा बिल्ट इन का, ठीक है। अब इसने C++ क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और पाइथन भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसने इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है कि भाई अगर हम C++ की बात करें तो उसमें इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई ब्लॉक के अंदर मैंने वेरिएबल लिया हुआ है
ठीक है, या किसी लूप के अंदर लिया हुआ है, तो उसके अंदर भी वो लोकल ही रहेगा। जबकि पाइथन के अंदर की अगर मैं बात करूं, तो पाइथन में अगर मैं लूप के अंदर या इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर किसी वेरिएबल को लेता हूं, तो उसका स्कोप वहां तक लिमिटेड नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको अगर हम समझना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कि पाइथन के अंदर जो हमारे वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो हमारे होते हैं फंक्शन लेवल स्कोपिंग होती है। ठीक है, यानी कि C++ की अगर बात करूं तो उसमें ब्लॉक लेवल स्कोपिंग होती है और पाइथन के अंदर हमारी फंक्शन लेवल स्कोपिंग होती है। मतलब फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो ही लोकल होंगे, जबकि C++ में लूप या इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो लोकल ही होगा। अगर उसको हम उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करना चाहेंगे तो हमारे पास एरर आएगी वेरिएबल नॉट डिफाइंड, वेरिएबल नॉट डिफाइंड या नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि पाइथन के अंदर फंक्शन लेवल स्कोपिंग होती है, मतलब फंक्शन के अंदर जो हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे वही लोकल होगा, जबकि C++ के अंदर हमारी ब्लॉक लेवल की स्कोपिंग होती है। मींस इफ एल्स स्टेटमेंट हो या फिर आपका फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, वो हमारे सारे ब्लॉक लेवल की स्कोपिंग रहेंगे, वो सारे वेरिएबल भी हमारे सब लोकल ही कहलाएंगे। तो अब हम बात करते हैं पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स की। पाइथन के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन सब का जो स्कोप होता है वो वाइडेस्ट स्कोप होता है। दे आर इजी टू कॉल एनीवेयर इन द प्रोग्राम विदाउट द नीड टू डिफाइन देम। इसका मतलब क्या है कि उनको आप किसी भी लेवल पर कॉल कर सकते हैं और उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको किसी वेरिएबल को यूज़ करना है तो आपको डिफाइन करना पड़ता है a=5, a= स्ट्रिंग में राम, a=5.0। बिल्ट इन कीवर्ड्स जो हैं हमारे पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स, उनको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ मिलते हैं। कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर किसी के चाचा जी विधायक हो जाए, चाचा विधायक हैं हमारे, सुना होगा, तो क्या आपको अपने चाचा जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? क्या ऐसा है कि आप उनसे घर पे नहीं मिल सकते लोकली, या ऐसा है कि आप उनको उनके ऑफिस में नहीं मिल सकते एनक्लोज्ड, या फिर अगर उनका दिल्ली में गए हुए हैं उनके ऑफिस में तो आप उनसे वहाँ जाकर नहीं मिल सकते? मेरे ख्याल से अगर आपके चाचा जी हैं जो कि बिल्ट इन मतलब परिवार के ही हैं, तो उनसे आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपका स्कोप बढ़ जाएगा, आपका स्कोप वाइडेस्ट हो जाएगा, आप उनसे कहीं पर भी मिल सकते हैं। इसी तरीके से पाइथन के जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं उनका प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग में वाइडेस्ट स्कोप होता है, जिसको हमने नाम दिया बिल्ट इन स्कोप। अब इसको हम देख लेते हैं। तो पाइथन 3.7 जो आई थी उसमें आपके 33 कीवर्ड्स थे। कीवर्ड्स में थोड़ा सा ध्यान देना, सभी कीवर्ड्स आपके लोअर केस में है। केवल 3 स्पेशल कीवर्ड्स हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल है। याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। पहला है फॉल्स, दूसरा है नन और तीसरा है ट्रू। फॉल्स का F कैपिटल होगा, नन का N कैपिटल होगा और ट्रू का T कैपिटल होगा। इसके अलावा जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं पाइथन के, ऑल आर इन लोअर केस। पाइथन 3.8 में आपके 2 कीवर्ड्स बढ़ गए, एक अवेट और एक असिंक, राइट। तो इन 3.8 वी हैव टोटल 35 कीवर्ड्स, राइट। और इनको थोड़ा सा हमें पाइथन के कीवर्ड्स को पाइथन के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, प्रिंट वगैरह, इनसे अलग रखना है। इनको दोनों को कंबाइन करके सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं और वो हमारे पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो मैंने आज आपको कोशिश की समझाने की, पाइथन के कीवर्ड्स के बारे में भी बता दिया और वेरिएबल्स के बारे में भी आपको जानकारी दे दी। अब इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने इन पाइथन के कीवर्ड्स को कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे कि वैल्यू कीवर्ड्स आपके ट्रू, फॉल्स, नन हो गए। ऑपरेटर में अगर आप यूज़ करोगे तो एंड और नॉट, इन, इज़, ये आपके ऑपरेटर कीवर्ड्स होते हैं। और ये पूरी मैंने एक लिस्टिंग बनाई हुई है जिसको आप
नोट कर सकते हो या अपनी नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया साहब? हमने आज डिस्कस किया टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें पहला था पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा हमने जो डिस्कस किया था टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में, वो था आपका डिफ़ॉल्ट। और तीसरा था आपका, थर्ड वन वाज नेम्ड और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमने पहले आर्ग्यूमेंट डिस्कस किए, फिर हमने स्कोप डिस्कस किया, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें मैंने आपको एक लॉजिक दिया था, एक फॉर्मूला बताया था, LEGB। क्रिकेट का भी एग्जाम्पल दिया था, लेग बिफोर। तो L फॉर लोकल, E फॉर एनक्लोज्ड, G फॉर ग्लोबल एंड B फॉर बिल्ट इन, जो मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया। तो आई होप कि आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, आपकी लर्निंग रही होगी, और आप आगे भी सीखने की कोशिश करेंगे और रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाकर इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और एक काम ज़रूर कीजिएगा, मदद ज़रूर करनी है। जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं, तो आप उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो अगर आपको हेल्प मिल रही है तो मैं आशा करता हूँ कि आप दूसरों की भी हेल्प करेंगे, और मुझे विश्वास है कि जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपके भगवान आपसे खुश होंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पाएंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।